नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी मैनिया में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 27 जून 2020 का द हिंदू समाचार पत्र। उससे पहले हम चलते हैं कल के प्रश्नों की तरफ। कल का हमारा सबसे पहला प्रश्न, विशाखापत्तनम गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? स्टायरीन गैस का रिसाव हुआ था। सी ऑप्शन सही हो जाता है। पर्यावरण प्रभाव आकलन इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का प्रावधान किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था? इसका प्रावधान आपका ईपीए 1986 के अंतर्गत हुआ था, यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अपने निम्न में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है? आपका ओजोन द्वितीयक प्रदूषक है। द्वितीयक प्रदूषक क्या होता है? ऐसा प्रदूषक जो वास्तविक रूप में एनवायरनमेंट में नहीं एग्जिस्ट करता है, बल्कि किसी कारणों से ही उसकी उत्पत्ति होती है। जैसे ओजोन है आपका, O3 है, ये आपका एनवायरनमेंट में नहीं प्रेजेंट होता, लेकिन जब O2 पे, ऑक्सीजन पे आपका जो है और जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, इनके सबके साथ मिल के जब उस पर सनलाइट पड़ती है तो इससे ओजोन का निर्माण होता है। इसलिए ओजोन आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने एडवर्टीजमेंट से आने वाले पैसों को न्यूज़ चैनलों से साझा करने का निर्णय किया है? तो गूगल ने ऐसा किया है। ये थी हमारी कल के न्यूज़पेपर बेस्ड क्वेश्चंस। अब हम चलेंगे आज के न्यूज़पेपर पे। आज का हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, नोटिसबल थिनिंग ऑफ चाइनीज ट्रूप्स अलोंग एलएसी इन लद्दाख। तो जैसे कि भारत चीन सीमा गतिरोध विगत दो महीने से चला आ रहा है, आप बाकायदे जान रहे हैं पूरी चीज़ें, लेकिन आज क्या है, थोड़ा सा देखा ये है, न्यूज़ में ये आया है कि दोनों तरफ ने अपने कुछ सेनाओं को कम करना प्रारंभ कर दिया है। अभी हालांकि पूर्ण रूप से इसका हल नहीं निकला है, लेकिन वेट एंड वॉच अप्रोच चल रहा है कि पहले आप हटाओ, पहले आप हटाओ। तो अभी दोनों देशों की सेनाएं हैं, लेकिन उसको थिनिंग कर रहे हैं, यानी कि सेनाओं की संख्या कम कर रहे हैं। अगली न्यूज़ है, SCOK CBSE प्लान फॉर क्लास 10th एंड 12th एग्जाम। तो जो CBSE और ICSE ने निर्णय लिया था कि पहले भाई बोला था एग्ज़ाम कराएंगे, लेकिन फिर कुछ गार्जियंस गए सुप्रीम कोर्ट में, एप्लीकेशन फाइल की उन्होंने कि भाई कोविड-19 चल रहा है, संक्रमण हो सकता है, हमारे बच्चे खतरे में हो जाएंगे, आप एग्ज़ाम कराने जा रहे हो। तो उसके बाद CBSE ने प्लान किया कि भाई जो जितने भी एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं उनके बेस पर हम मार्किंग देंगे। जैसे अगर मान लीजिए कोई बच्चा 3 एग्ज़ाम दिया है, तो उसके जो 2 एग्ज़ाम में बेस्ट 2 एग्ज़ाम्स में जो मार्क्स रहेंगे, उनके बेस पे उनका हम परसेंटेज बताएंगे। तो ऐसी स्कीम दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई चलो ठीक है, आप ऐसी बात है तो हम मान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनके अप्रूवल को मान लिया है। अब अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, व्हाट इज डिजिटल एपिडेमोलॉजी। तो एपिडेमोलॉजी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम जानेंगे। एपिडेमोलॉजी मतलब ऐसा विज्ञान जो किसी महामारी के बारे में पढ़ता है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, उसके बारे में अध्ययन करता है कि महामारी कैसे हो रही है, क्या पैटर्न्स हैं इसमें, कौन सा आयु वर्ग ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, क्या इसके बचाव है, कारण क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ता है। तो अभी देखिए डिजिटल एपिडेमोलॉजी क्या है, यानी कि महामारी विज्ञान। देखिए जो अध्ययन कार्य है हमारा, मुख्यतः अभी तक जो है जो ट्रेडिशनल हमारा अध्ययन कार्य है वो किताबों के माध्यम से है, कलम कापी का प्रयोग करते हैं, आंकड़ों को हम एकत्रित करते हैं। सब एकत्रित करने का माध्यम क्या होता है, तो ये चीज़ बताया गया है इसमें। जो सामान्य महामारी विज्ञान होता है, जनरल एपिडेमोलॉजी होती है, इसमें क्या करते हैं, सर्वे कराए जाते हैं, लोग जाते हैं, स्टाफ मेंबर्स जाते हैं, घर घर जाके आंकड़े इकट्ठा करते हैं और उनको जो है, या फिर हॉस्पिटल से जाके आंकड़े इकट्ठा करते हैं। तो ये आपका जनरल एपिडेमोलॉजी है, जो कन्वेंशनल है, जो सामान्य रूप से अभी तक की जाती है। लेकिन अभी देखिए आजकल के दिनों में डिजिटल एपिडेमोलॉजी का स्कोप काफ़ी बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो डिजिटल एपिडेमोलॉजी का उदाहरण देखेंगे, जैसे आरोग्य सेतु एप्लीकेशन है अपने यहाँ, लगभग 13 करोड़ लोग यूज़ कर रहे हैं भारत में। ऐसे एप्लीकेशन और भी अन्य देशों में बने हुए हैं। तो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन करता क्या है, आप यूज़ भी कर रहे होंगे शायद, ऐसा उम्मीद करते हैं जिम्मेदार नागरिक होने के नाते। तो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन क्या करता है बखूबी आप जानते हो। हम कुछ बिंदुओं को उसमें देखेंगे कि जैसे ये सबसे पहली बात तो आपकी लोकेशन ट्रैक करता है ब्लूटूथ के जरिए, और GPS आपका ऑन होना चाहिए। लोकेशन ट्रैक करता है और आपको सेल्फ असेसमेंट करने का मौका देता है कि भाई आपको कहीं बुखार तो नहीं आया, जुकाम खांसी तो नहीं आया। अगर ऐसे आप असेस करते हैं, सिम्टम्स को वो करेंगे तो आपको अलर्ट कर देगा। और क्या करता है कि जैसे अगर आप किसी भी कोविड-19 पेशेंट के संपर्क में आए हुए होंगे हाल ही के दिनों में, और वो कोविड-19 पॉजिटिव कंफर्म होगा पर्सन, तो अगर आप उसके संपर्क में आए हैं तो आपको अलर्ट मैसेज जाएगा। और ये क्या करता है कि आपके जो एक रेंज में कितने कोविड-19 पेशेंट्स हैं उनको सबको आपको नोटिफाई करता है। तो ये सारे काम क्या हुए, ये सब महामारी विज्ञान के ही तो कार्य हैं, और हम किन माध्यमों से कर रहे हैं, डिजिटल माध्यम से। तो जब डिजिटल माध्यमों का प्रयोग किया जाएगा आंकड़ों को इकट्ठा करने में, सर्वे करने में, बजाय कि स्टाफ घर घर जाके एक एक व्यक्ति से पर्सनली जाके पता करें, उसके बजाय डिजिटल माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, ऐसे एप्लीकेशंस का प्रयोग किया
किया जाता है आंकड़ों को एकत्रित करने में, सर्वे करने में और एक रिजल्ट तक पहुंचने में, सुझाव देने में, तो इस तकनीकी को, इस मेथड को डिजिटल एपिडेमोलॉजी कहते हैं। तो अभी बताया जा रहा है कि ये काफ़ी इसका स्कोप बढ़ता हुआ जा रहा है। जैसे संक्रमण, जो भी ऐसे संक्रमण हो रहे हैं, इसमें संभव नहीं है कि एक व्यक्ति जाके घर घर सर्वे करे, तो इसलिए डिजिटल एपिडेमोलॉजी का काफ़ी महत्व बढ़ता जा रहा है। इससे पहले कोई एग्जाम्पल था कि नहीं, तो जैसे एक प्रोग्राम चलाया गया था गूगल फ्लू ट्रेंड्स। तो गूगल क्या करता था, कोई भी व्यक्ति जैसे सर्च करता है, जैसे मान लीजिए अगर हमको जुकाम हुआ है तो हम गूगल पे सर्च करते हैं कि जो है भाई जुकाम की दवाएं क्या हैं या जुकाम के सिम्टम्स क्या हैं, कैसे इसको ठीक करें। तो ऐसे जो भी लोग सर्च करते थे गूगल पे, तो इन सर्चेज को कलेक्ट करके एक पूरा वर्ल्ड बेस्ड डाटा देता था गूगल कि इतने लोग गूगल पे मतलब इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से मतलब वो कर रहे हैं, यानी कुछ लोगों को, मतलब वो एक आंकड़ा एकत्रित करके वर्ल्ड को देता था, आंकड़े देता था। तो ये आपका उसमें काफ़ी महामारी अध्ययन में काफ़ी हेल्पफुल होता था। लेकिन अभी इसको गूगल ने बंद कर दिया है, अब ये नहीं करता है गूगल, क्योंकि भाई डाटा इशूज रहते हैं। अब देखिए कि हम डिजिटल एपिडेमोलॉजी में चैलेंजेस क्या हैं। देखिए डिजिटल एपिडेमोलॉजी जो है काफ़ी हेल्पफुल होती है। सबसे पहले इसके फ़ायदे देखेंगे। फ़ायदे तो ये हैं कि पहली बात तो नॉन कॉन्टैक्ट होता है, यानी कि लोगों को एक दूसरे के संपर्क में आने की ज़रूरत नहीं है आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहती है। और क्या अच्छी बात है, काफ़ी जल्दी से और बड़े स्केल पे, यानी जैसे तब आप कल्पना करिए कि 13 करोड़ लोग एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, वो अपने डाटा फीड करते हैं, तो यानी बहुत बड़े स्तर पे डाटा इकट्ठा हो जाता है और काफ़ी जल्दी एक्सेसिबिलिटी हो जाती है, यानी सबका डाटा तुरंत ही कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है और फाइनल रिजल्ट तुरंत दे देता है। तो ये सब काफ़ी अच्छे फ़ायदे हैं। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं डिजिटल एपिडेमियोलॉजी में। इसमें क्या है कि जैसे ऐसे एप्लीकेशंस डाटा को अपना अगर रखे रहते हैं, तो वो जो गवर्नमेंट है वो मास सर्विलांस भी जो है कर सकती है। जैसे आप देखे होंगे आरोग्य सेतु पे काफ़ी प्रश्न चिन्ह उठा है उसमें कि जो है भाई जो गवर्नमेंट है डाटा को रख के ये कलेक्ट करके मास सर्विलांस करेगी। जैसे और भी देखिए चिंता है कि जैसे आप जो भी डाटा हेल्थ रिलेटेड डाटा आपने उस पर अपलोड कर दिया, अगर वो डाटा लीक हो गया तो जो प्राइवेट हेल्थ कंपनियां हैं वो आपको देखो मैसेज करती हैं कि आप स्वास्थ्य बीमा करवा लें, आपको ये बीमारी है, आपको बीमारी है, तो आपको मानसिक दबाव भी, तनाव भी दे सकती हैं। तो ये सब सिक्योरिटी इशूज़ भी होते हैं डिजिटल एपिडेमोलॉजी में। तो ये हमने पूरा अच्छे से देखा डिजिटल एपिडेमोलॉजी क्या है। अब हम चलेंगे अपनी अगली न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। अगला न्यूज़ आर्टिकल है हमारा, देखिए ये आर्टिकल है, अगला न्यूज़ आर्टिकल हमारा क्या है देखेंगे तो एमिड टेंशंस आर्मी चीफ ब्रीफ्स राजस्थान और लद्दाख। तो जो लद्दाख क्षेत्र में हमारे जो आर्मी चीफ हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, वो गए थे 2 दिन की विजिट के लिए 23 और 24 जून को, और वहाँ से आके उन्होंने अपने रक्षा मंत्री जी को पूरा ब्रीफ किया क्या सिचुएशंस वहाँ पर हैं, कि हमारी आर्मी डिप्लॉयड है, वार्ता चल रही है और किसी भी स्थिति के लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। तो ये सारी चीज़ें बताया उन्होंने, उसको को किया। और अगली न्यूज़ अब क्या है, वोटर्स फॉर 64 कैन ऑप्ट ओवर 64 कैन ऑप्ट फॉर पोस्टल बैलेट। तो जो जैसे कि आप जान रहे होंगे कि एक रूल लाया गया था, जो हमारा विधि मंत्रालय है उसने एक अमेंडमेंट, एक रूल लाया था, इलेक्शन रूल्स जो होते हैं कि भाई कैसे इलेक्शंस कराए जाएंगे, क्या मेथड होगा, वो इलेक्शन रूल्स होते हैं। तो इलेक्शन रूल्स के अंतर्गत पिछले वर्ष एक संशोधन किया गया था कि 80 वर्ष से ऊपर के जो भी वृद्ध नागरिक हैं, वो भाई जो सक्षम नहीं है, भाई इतने बूढ़े हैं कि वो जाके जहाँ पर वोटिंग होता है वोटिंग सेंटर पर जाके वोट नहीं दे सकते हैं, तो उनको पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट देने दिया जाए। पोस्टल बैलेट मतलब क्या है कि एक इस पोस्ट जो है, यानी कि पोस्ट के माध्यम से, डाक के माध्यम से वोट दिया जा सकता है। लेकिन अभी कोविड-19 संक्रमण फैला हुआ है, और कोविड-19 संक्रमण की एक खास बात ये है कि ये वृद्धों को काफ़ी जो है ज़्यादा प्रभावित करता है। तो इसीलिए इस कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए इसमें एक संशोधन किया गया है। अब 80 वर्ष के बजाय जो भी लोग 65 वर्ष से ऊपर हैं सबको अलाउ कर दिया जाएगा, यानी कि जो 65 वर्ष से ऊपर जितने वृद्ध हैं सब जाके, अगर कोई इलेक्शन आगे अब इस बार से होता है तो वो जाके सीधे वोटिंग कर सकते हैं पोस्टल बैलेट से, उनको जाना नहीं पड़ेगा, वोटिंग सेंटर पे जाना आवश्यक नहीं है, वो घर ही बैठे रहेंगे और वो डाक के माध्यम से वोटिंग कर देंगे, अपना जो वोट रहेगा उसको डाक में प्रेषित कर देंगे, उसके माध्यम से वहाँ चला जाएगा। अगली न्यूज़ हम देखेंगे अपना, चाइनीज़ एक्शंस डैमेज ट्रस्ट इन बायलैटरल रिलेशंस। तो जो हमारे एम्बेसडर है चाइना में, विक्रम मिस्त्री हमारे एम्बेसडर है चाइना में,
तो इन्होंने बता रहे हैं कि जो चाइनीज़ एक्शंस हैं, यानी जो अभी जो इस जून में घटना हुई, हमारे 20 जवान शहीद हुए, इससे जो भारत चीन रिश्ते में है ट्रस्ट जो है ख़त्म हो गया, विश्वास को उन्होंने आघात पहुंचाया है। कि भाई जैसे बताए, कोई अगर स्टेटस को, वर्तमान स्थिति को बदलने के लिए वार्तालाप से बदलिए आप, क्या चीज़ें हैं। जैसे हमने बांग्लादेश से भी एनक्लेव ट्रांसफ़र किया था, कुछ भूमि उनको दी थी, कुछ भूमि हमने ली थी, तो अपनी सीमाओं को निर्धारण किया था। तो वही चीज़, अगर आपको कोई विवाद है या कोई बात है, उसको वार्तालाप से सुलझाइए, उसको डेमोक्रेटिक मीन्स से, डिप्लोमेटिक चैनल से समझाइए। लेकिन आप जब फोर्स का प्रयोग करते हैं तो ये आपका उचित मानक नहीं, ये अनैतिक है, और इससे भारत चीन रिश्तों में ट्रस्ट खत्म हुआ है। तो ये चीज़ हमने इसमें देखा न्यूज़ में। अगली न्यूज़ है रेलवेज प्रॉमिसेस मोर स्पेशल ट्रेन्स। तो जैसे कि लॉकडाउन में देखिए, अब लॉकडाउन को काफ़ी महीने हो गए हैं, अब धीरे धीरे अनलॉकडाउन कह सकते हैं आप, अनलॉक स्टार्ट हो रहा है। तो लोग अपने जो है जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें डिमांड ट्रैवल की और बढ़ रही है। तो रेलवे ने कहा है कि भाई हम और स्पेशल ट्रेन अवेलेबल कराएंगे, ये चीज़ बताया है। इंटरनेशनल रूट्स विल बी ओपन केस बाय केस DGCA। तो DGCA क्या है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये एक जो है बॉडी है जो सिविल एविएशन यानी नागरिक उड्डयन विभागों को ये रेगुलेट करती है। तो इसने कहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय रूट्स हैं, हवाई रूट्स हैं, उनको हम केस बाय केस जो है खोलेंगे। केस बाय केस खोलने का मतलब क्या है कि अगर हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए भारत और इंग्लैंड में है, तो अगर इंग्लैंड में केसेस ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर स्थिति बहुत असामान्य नहीं है, तो भारत इंग्लैंड एक वार्ता करेगा और एक एयर बबल बनाएगा। जैसे आपको हमने कल भी न्यूज़ देखा था उसमें, तो वो इस जो है मतलब भारत इंग्लैंड बायलैटरल पैक्ट करेंगे और वहाँ से जो है वायु भी उड़ाने शुरू कर दी जाएंगी। इसी तरह मतलब केस बाय केस, मतलब कंट्री बाय कंट्री को हम देखेंगे, अगर वहाँ पे स्थिति ठीक रहेगी, सामान्य रहेगी, तभी हम वायु उड़ानों को संचालित करेंगे। तो देखिए, सामान्य जो भी फ़्लाइट्स हैं 15 जुलाई तक बंद हैं। इसमें क्या हुआ है, एक वंदे भारत मिशन जो हमारा है उसके अंतर्गत एयर इंडिया की फ़्लाइट्स चल रही हैं। इस पर कुछ देशों ने जो है इस पर आपत्ति भी जताई थी, जैसे UK, USA, फ्रांस, UAE, इन सब देशों ने आपत्ति जताई थी कि भाई आप हमारे यहाँ से तो सारा ट्रैवल कर रहे हो, लोगों को ले आ रहे हो, ले जा रहे हो, एयर इंडिया की कमाई हो रही है, लेकिन जो हमारे प्राइवेट एयर कैरियर्स हैं उनको आप अलाउ नहीं कर रहे हो। कह रहे हो 15 जुलाई तक कोई कमर्शियल फ़्लाइट्स नहीं हो सकती हैं। तो आपका एयर इंडिया तो इनकम अर्न कर रहा है, लेकिन हमारी फ़्लाइट्स, जो हमारे देश की फ़्लाइट्स हैं, वो तो रखी हुई हैं, बैठी हैं, बेकार जा रही हैं। तो ये उचित नहीं है, आप हमारे देश को भी अलाउ करो। तो इस ऐसे में अभी निर्णय लेना बाकी है। तो वही बोला जो है DGCA ने, हम हर देश को एनालाइज करेंगे, केस बाय केस स्टडी करेंगे, तब हम अलाउ करेंगे, ये अभी DGCA ने बोला है। अगली जो ममता फ्लेज 100% FDI इन कोल माइनिंग। तो जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, उन्होंने जो है एक गवर्नमेंट के ऑर्डर को, जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी को मतलब बताया है कि ये उचित नहीं है, अपनी असहमति दर्ज कराई है। तो पॉलिसी क्या थी कि गवर्नमेंट ने हाल ही में जो कोयला खनन क्षेत्र है उसमें 100% FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति दी है। तो इसके बाद ममता बनर्जी ने क्या कहा है? ममता बनर्जी बोल रही है कि ये जो हमारा लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत, उसके खिलाफ है, क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो ऐसा नहीं है हम कोयला के खनन करने में अक्षम हैं, हम अच्छे से कोयला का खनन कर सकते हैं। हमारी जो सबसे कोल इंडिया लिमिटेड है, हमारी विश्व की सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी है। 27,000 करोड़ रुपए 2018-19 में इसने प्रॉफिट कमाया है और 31,000 करोड़ रुपए का रिजर्व इसके पास है। जब इतनी क्षमता हमारे पास है, तो जो FDI आएगा तो वो हमारी टेक्नोलॉजी लेके तो कोई आएगा नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो हमारे पास वैसे सफिशिएंटली है। तो जब टेक्नोलॉजी लेके नहीं आएगा, तो क्यों आप दूसरे को कमाने का मौका दे रहे हो? ये तो आत्मनिर्भर भारत के भावनाओं के खिलाफ है, ये ममता बनर्जी ने कहा है, जो कोयला क्षेत्र में 100% FDI अलाउ किया गया है। अगली न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट टू हियर पिटीशन ऑफ फॉरेन नेशनल सून। तो 25,000 ऐसे लोग जो तबलीगी जमात में दूसरे देशों से आए थे शामिल होने, तो 2,500 ऐसे जो है लोगों को ब्लैक लिस्ट किया है जो है आपका होम मिनिस्ट्री ने। तो अभी क्या हुआ है, उसके खिलाफ जो है एक जो थाईलैंड की महिला है जो प्रेग्नेंट है, उसने एक सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल किया है एप्लीकेशन। तो उसने बोला है कि देखो भाई, कि हम लोग आए इंडिया में और हमको नहीं जाने दिया जा रहा है अपने वापस, जिस देश के हम नागरिक हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है और वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 भी है, जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। तो ये अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन है। तो ये बात बताया जो है उसमें। अगली न्यूज़ हम देखेंगे क्या है हमारी।
अगली न्यूज़ है हमारी, हार्डशिप्स में पुश पीपल इनटू मेकिंग ड्रग्स फॉर लिविंग, यूएनओडीसी। तो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम जो है, यह आपका जो भी विश्व भर में ड्रग्स और क्राइम्स यानी इलीगल तस्करी होती है अवैध दवाओं का, जैसे ड्रग्स हो गया, अफीम, कोकीन, ये हीरोइन, इन सब की तस्करी को भी रोकने का प्रयास करती है। तो इसने भी बताया है कि जो कोविड-19 की वजह से लोग काफ़ी चैलेंज है, काफ़ी परेशान है, तो ऐसे में हो सकता है कि कुछ लोग जो है अपनी आय के साधन के रूप में ड्रग्स की तस्करी में शामिल हो जाएं। तो इससे संभावना बताई जा रही है कि ड्रग्स की तस्करी में बढ़ने की, मतलब ड्रग्स तस्करी बढ़ने की संभावनाएं हैं। इसको गवर्नमेंट को काफ़ी अच्छे से ध्यान देना चाहिए, ये चीज़ बताया है इसमें। अगली न्यूज़ है, विथ इंडस्ट्रीज नॉट स्टार्टिंग प्रोडक्शन, इसरो प्रोजेक्ट्स अफेक्टेड। तो इसमें ये बताया गया है कैसे इसरो जो है हमारा, जो अंतर्राष्ट्रीय, जो हमारा अंतरिक्ष क्षेत्र में शोध करती है, वो संस्थान इसरो है, तो कैसे इफेक्ट हो रही है लॉकडाउन की वजह से। तो इसरो के चीफ कौन है, सबसे पहले हम जानेंगे। के सिवान वर्तमान में हमारे इसरो के चेयरमैन हैं। अब हम देखेंगे कि 2020 में 1 जनवरी को ही इसरो ने कहा था कि इस वर्ष हम लगभग 25 सैटेलाइट का प्रक्षेपण करेंगे, लेकिन अभी 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, 4 महीने हो गए हैं, लेकिन कोई भी प्रक्षेपण नहीं हुआ है अभी तक। तो हम देखेंगे कोविड-19 से क्या प्रभाव पड़ा है। तो जैसे देखते हैं, SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, गगनयान, चंद्रयान 3, ये सारे प्रोजेक्ट्स थे जिनको उम्मीद की थी इसरो ने कि हम इस वर्ष लॉन्च करेंगे, लेकिन अभी कोई भी काम शुरू नहीं हुआ है। तो जब ऐसा पूछा गया हमारे चेयरमैन साहब से, तो उन्होंने बताया कि इसरो का जो मेन काम है, लगभग जो है कम से कम 25-30 ऐसी जो है कंपनियां, 500 से लगभग छोटी छोटी कंपनियां हैं जो इसरो को कंपोनेंट सप्लाई करती हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट जो होते हैं वो छोटी छोटी कंपनी सप्लाई करती हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन होने की वजह से वो कंपनियां सप्लाई नहीं कर पा रही हैं, जिससे इसरो का जो है हार्डवेयर वाला काम बाधित है। हालांकि ये बोल रहे हैं कि जो भी रिसर्च संबंधित प्रोग्राम है वो सारे चल रहे हैं, रिसर्च इसरो की जारी हैं, और जो लेबोरेटरी वर्क्स हैं, जो भी प्रोग्रामिंग वर्क्स है, सारे जारी हैं। केवल हार्डवेयर इनसफिशिएंसी की वजह से हमारे प्रोग्राम डिले हो रहे हैं, लेकिन जैसे थोड़ा लॉकडाउन अब ढीला हुआ है, तुरंत हम अपने प्रोग्राम को जारी रखेंगे, ये इन्होंने बताया है। तो ये हमने देखा इसरो पे लॉकडाउन का कैसा प्रभाव पड़ा है। सॉरी। मानसून हैज़ कवर्ड कंट्री एट फास्टेस्ट पेस सिंस 2013, IMD। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि मानसून इस बार सबसे पहला ऐसा हुआ है कि जो है हाल ही के दिनों में सबसे पहले पूरे देश को कवर कर लिया है। तो सामान्य रूप में मानसून जो है 1 जून को केरला में आता है। 1 जून से लगभग ऐसा जो है 1 जून से केरला में आता है, लेकिन जो है लगभग उसको 35 से 40 दिन लग जाते हैं पूरे देश के ऊपरी छोर तक पहुंचने में। लेकिन अभी क्या हुआ है कि लगभग 10 दिन पहले ही पहुंच गया ऊपरी छोर, यानी उत्तरी और जो है आपका पश्चिमी क्षेत्र यानी पंजाब जैसे क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाकों में, यहाँ कुल जो है लगभग 30-35 दिन बाद पहुंचता है, यानी कि जुलाई के मध्य में पहुंचता है, 15 जुलाई तक। लेकिन अभी देखेंगे कि अभी के दिनों में ही पहुंच गया है, तो ये IMD ने बताया है। तो कहने का मतलब कारण क्या है, इसका कारण ये है कि जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पर निम्न वायुदाब जो है डेवलप हुआ था, और ये निम्न वायुदाब जो है चढ़ता हुआ उत्तर हिमालय के पाव के तरफ और उसके बाद पंजाब के जैसे क्षेत्रों में पहुंच गया। तो निम्न वायुदाब जहाँ रहेगा वो हवाओं को अपनी तरफ खींचता है, इससे ही जो है वो मानसून जल्दी पहुंच गया है। सेंटर रोल्स आउट एंटी ड्रग प्लान इन 272 वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स। तो सेंट्रल ने, हमारे केंद्र ने एक प्लान लॉन्च किया है, नशा मुक्त भारत। इसका उद्देश्य क्या होगा कि 272 ऐसे ज़िले जहां पर जो है ड्रग ट्रैफिकिंग या फिर स्मगलिंग या नशा काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है, उनको कंट्रोल कैसे किया जाए, एक कैंपेन लॉन्च किया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा कि नशा उचित नहीं है, ऐसे उन सब चीज़ों के बारे में उनको जागरूकता फैलाई जाएगी। अब हम देखें अंतर्राष्ट्रीय जगत से न्यूज़। आसियान स्टेट्स ऑफ वार्न ऑफ साउथ चाइना सी टेंशंस। तो आसियान जो नेशंस हैं, आसियान नेशंस 10 देशों के समूह है जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, उनका समूह है। इसमें जो 2 देश हैं आपके, वियतनाम और फिलीपींस, इनका विवाद है किससे, चाइना से। किस मुद्दे पे, साउथ चाइना से, दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर विवाद है। क्यों विवाद है, देखिए जो समुद्र में है, समुद्र में जो किसी देश के आसपास के कुछ समुद्र क्षेत्र को उस देश के प्रयोग के लिए, विशेष प्रयोग के लिए अधिकारित रखा गया होता है। तो ऐसे में एक जोन होता है विशिष्ट आर्थिक जोन, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। ये किसी देश के भूभाग से 200 नॉटिकल माइल तक की जो दूरी होती है चारों तरफ, उसमें उसको अधिकार होता है कि वो, उसका एकाधिकार होता है कि वो उसके आर्थिक उपयोग कर सकता है। तो ऐसे में देखिए क्या है, जो दक्षिण चीन सागर आप मानचित्र में देखेंगे तो चाइना कहता है ये पूरा सागर हमारा है, जबकि फिलीपींस और वियतनाम का भी उस पर अधिकार होना चाहिए। तो इसी में दक्षिण चीन सागर जो है विवाद, दक्षिण चीन सागर
विवाद चीन एक तरफ चीन और वियतनाम फिलीपींस के मध्य है। तो अभी इन्होंने जो है चीन से अपनी आपत्ति जताई। एक मीटिंग हुई थी आसियान कंट्रीज की, तो उसमें इन्होंने आपत्ति जताई है किस तरह चीन उल्लंघन कर रहा है हमारे अधिकारों का। तो चीन के रिश्ते देख रहे होंगे आप, लगभग सभी से बिगड़ रहे हैं। यूएसए से अच्छे ही नहीं है, भारत से भी उसके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, और आसियान कंट्री से भी रिश्ते अच्छे नहीं हैं। तो चीन की ये एग्रेसिव पॉलिसी देख रहे हैं हम लोग। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आस्क्ड टॉप कोर्ट टू एक्स ओबामा केयर। तो यहाँ अमेरिका में एक स्कीम चलती है, जैसे हमारे यहाँ आयुष्मान भारत चलती है, वैसे वहाँ पर ओबामा केयर एक स्कीम चलती है, जिसके तहत लोगों को फ्री मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध की जाती है। लेकिन ट्रंप चूँकि आप जानते हैं विरोधी के दल के हैं, तो वो नहीं चाहते हैं कि ओबामा की कोई नीति चले। तो इसी द्वेष में उन्होंने एक डिमांड की है सुप्रीम कोर्ट से कि जो भाई आपका ये अफोर्डेबल केयर एक्ट था, इसको ख़त्म कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए। ये बात बताइए है। यूएस मार्टियर्ड बिन लादेन सेज इमरान खान। तो इमरान खान जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, वो जब अब की इस बार का वित्त बजट पेश हो रहा था वहाँ उसमें, तो उन्होंने कहा है कि जो यूएसए ने ओसामा बिन लादेन को शहादत जो है प्रदान की है। तो शहादत शब्द किसी आतंकवादी के लिए प्रयोग करना दिखाता है कि जो उस गवर्नमेंट उसको बैक कर रही थी, तो उसकी जो है एक छवि को फिर धूमिल करने वाली बात उन्होंने की है। तो बताया इन्होंने कैसे कि ये बता रहे हैं कि हमने अमेरिका को सहायता की थी आतंकवाद की लड़ाई में, लेकिन उल्टा हमारी छुरी भोंक दिया अमेरिका ने, ये बात उन्होंने बताई है। तो कारण क्या है आप जान रहे होंगे, पाकिस्तान इस समय चीन के कुछ ज़्यादा करीब जा रहा है और यूएसए हमारा भारत के पक्ष में दिखता हुआ रहा है। तो ये जो पाकिस्तान का चीन से प्रेम इस समय ज़्यादा बढ़ा है, इसलिए वो, और चीन अमेरिका में बनती नहीं है, तो इसलिए वो अमेरिका की आलोचना कर रहा है। तो ये चीज़ हम देख रहे हैं पैटर्न एक। UN 75 डिक्लेरेशन डिलेड। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 75वीं वर्षगांठ पे, उसकी स्थापना की 75वीं वर्षगांठ पे एक साझा प्रस्ताव पारित होना था, लेकिन उस पर आपत्ति जताई 6 कंट्रीज़ ने, जिसमें है यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और इंडिया भी इसमें शामिल है। क्यों आपत्ति जताई इस प्रस्ताव में? क्योंकि जिस प्रस्ताव में जो शब्द प्रयोग हुए हैं वो चाइनीज़ फ्रेजेज प्रयोग हुए हैं, जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के फ्रेजेज हैं वो प्रयोग किए गए हैं, जैसे कम्युनिटी विथ शेयर्ड फ्यूचर फॉर मैनकाइंड। तो ये जो फ्रेज है ये चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के फ्रेज हैं। तो इस पर आपत्ति जताई कि भाई चाइना अपने शब्दों को थोपना चाहता है। तो इसमें आपत्ति जताई गई कि इसके शब्द पे रिप्लेस करके दूसरा एक प्रस्ताव पारित किया जाती है, ये बात बताई है। क्योंकि देखिए ये बात महत्व की नहीं है, लेकिन ये देखा जा रहा है कि चाइना अपने आप को सुपर पावर एम्बिशन रख रहा है और कैसे इसको जो है काउंटर करना है, ये सारी चीज़ें देखना है इसमें। तो सारे देश एक है चाइना को काउंटर करने के लिए। ऑटो फार्मा अनरेडी टू विन ऑफ चाइना। तो ऑटो सेक्टर जो भारत का है और जो फार्मा सेक्टर यानी दवा उद्योग सेक्टर है, ये कह रहा है कि भाई अभी हम चाइना से पूरी तरह से कट ऑफ नहीं कर सकते, हम डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर सप्लाईज़ के लिए। अगर हमें आत्मनिर्भर होने के लिए थोड़ा सा और समय मिलना चाहिए, हम तुरंत ही इंपोर्ट्स को कर्ब नहीं कर सकते हैं। अगर इंपोर्ट्स को रोका जाएगा तो इससे हमारे ऑटो सेक्टर पे और दवा उद्योग सेक्टर पे काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। तो ये बात बताई जा रही है। अगली न्यूज है, इकोनॉमी इन डीप ट्रबल टू श्रिंक 55%। तो जो S&P रेटिंग एजेंसी है, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी, उसने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था की संभावना ऐसी है कि 5% तक सिकुड़ेगी, यानी कि -5% ग्रोथ रेट होगी। अगली न्यूज है, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक फर्म्स टारगेटेड अटैक्स। तो जो ऐसे मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म्स हैं जो चाइनीज प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, उन पे टारगेटेड अटैक हो रहा है कि आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान चल रहा है, लोगों में स्वदेशी भावना जगी है। एसेट क्वालिटी ऑफ हाउसिंग लेंडर्स लाइकली टू वर्सन इकरा। तो ऐसे जो हमारे जो देखिए जो भवन निर्माण उद्योग है उसकी क्वालिटी घटने वाली है, इकरा एक रेटिंग एजेंसी उसने बताया है। तो क्यों ऐसा बताया है? क्योंकि जाहिर सी बात है लॉकडाउन है, आर्थिक गतिविधियाँ जो है बहुत धीमी पड़ी हुई हैं, लोगों के पास जेब में पैसे नहीं हैं, तो जाहिर सी बात कौन सा भवन क्षेत्र में डिमांड नहीं कम है, तो जब डिमांड कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा NPH बढ़ने की संभावना है। ऐसे में एसेट की क्वालिटी घटेगी, जाहिर सी बात है। फोकस ऑन रिवाइवल नॉट डेट सेज फाइनेंस पैनल। तो जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह, उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट को इस समय कर्जे पे नहीं फोकस करना चाहिए कि भाई कितना कर्जा हो रहा है हमारे पास, कर्जे को मैनेज करें, बल्कि ये फोकस होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी हम अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर सकें, रास्ते में पुराने रास्ते में वापस ला सकें। तो ये उद्देश्य होना चाहिए गवर्नमेंट का। अपैरल रिटेलर्स में सी रेवेन्यू फॉल 30 to 35% क्राइसिल। तो क्राइसिल रेटिंग एजेंसी जो है वो बता रही है कि जो हमारा कपड़ा उद्योग क्षेत्र में है उसमें 30 से 35% तक का जो है नुकसान हो सकता है, यानी कि उसमें घटोतरी हो सकती है उसके प्रभाव में। अब हम देखेंगे आज के बेस्ट क्वेश्चंस को, क्योंकि आज का न्यूज़पेपर हमारा अभी कवर हो चुका है। आज के न्यूज़पेपर बेस्ट क्वेश्चन हमारे कुछ इस प्रकार हैं। एपिडेमोलॉजी क्या है? कीट पतंगों का अध्ययन, पर्यावरण का अध्ययन, महामारी का अध्ययन, उपयुक्त सभी।
हाल ही में चुनाव नियमावली में संशोधन कर न्यूनतम कितने वर्षों तक व्यक्ति को पोस्टल बैलेट के प्रयोग से वोट करने का अधिकार प्रदान किया गया है? 50 वर्ष, 55 वर्ष, 60 वर्ष, 65 वर्ष। भारत में कोयला खनन क्षेत्र में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की अनुमति है? 49%, 50%, 75%, 100%। इसरो के वर्तमान चेयरमैन कौन है? अमिताभ कांत, के शिवान, जी सतीश रेड्डी, AS किरण कुमार। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।